अब RH ग्रुपिंग को बहुत ध्यान से समझेंगे। इसके बाद 3 नंबर का क्वेश्चन हम लोग ब्लड क्लॉटिंग स्टार्ट करेंगे। इसमें R जो है वो कैपिटल में आता है और H जो है वो स्मॉल लेटर में आता है। RH ग्रुपिंग क्वेश्चन कई बार नीट के एग्जाम में ये पूछा जाता है, मर्जी पूछने वालों की, जहां से मन वहां से पूछते हैं कि RH जो टर्म है वो किस ऑर्गेनिज्म से लिया गया है। तो उसमें रीसस मंकी, 2-4 मंकीज का नाम लिखा होता है और जानबूझ के वो क्या करते हैं, हर उस ऑर्गेनिज्म का नेम वहां पे मेंशन करते हैं जिसका इनिशियल लेटर R होता है। तो आप ध्यान देंगे, अंडरलाइन कीजिए यहाँ पे रीसस मंकी को। एंटीजन क्या होता है, मैंने आपको जब एंटीबॉडी समझाया था तो बार बार आपको ईच एंड एवरी क्लास में मैंने वहां पे आपको एंटीजन समझाया है कि एंटीजन वो है जो एंटीबॉडी के साथ इंटरैक्ट करता है। तो एक चीज नोट करके आप लिख सकते हैं, मैं एक दूसरा पेज लेती हूँ, नोट डाल के आप एक स्पेशल पॉइंट लिख सकते हैं। देखिए, स्पेलिंग इज AGGLUTINATION, एग्लूटिनेशन। अब एक बात सोचिए, जब आपके पास क्या है, एंटीबॉडी अवेलेबल है, ठीक है, और आपने यहां पे बनाया था एंटीजन बाइंडिंग साइट, रफ में बता रही हूँ, ठीक है, यहाँ क्या होता है, एंटीजन बाइंडिंग साइट होता है। तो ऐसा तो है नहीं कि बाइंड करके बैठा रहेगा ये। इस एंटीबॉडी और इस एंटीजन, इन दोनों के बीच में रिएक्शन या इंटरैक्शन, जो भी बोलिए आप, इंटरैक्शन होता है। उस इंटरैक्शन को हम लोग एग्लूटिनेशन बोलते हैं। पहले समझ आया, तब मैं स्टेटमेंट लिख दूंगी। समझ आया आप लोगों को? किसी कोई दिक्कत? नो समझ मैम। आई बात मेरी? यस चलिए, मैम। तो the interaction between antigen and antibody is referred as or known as agglutination। पहली बात, आपकी मर्जी, आप यहाँ पे इंटरैक्शन की बजाय रिएक्शन लिख लीजिए, ठीक है। तो मैं ये हटा देती हूँ और मैं स्टेटमेंट दे देती हूँ इसके रिगार्डिंग, क्योंकि वहां पे बार बार एंटीजन लिख रहा है, तो जिस वजह से मैंने आपको यहाँ पे एक बार रिमाइंड करा दिया कि ये कहाँ से आ रहा है, क्यों लिखा जा रहा है, ठीक है। एग्लूटिनेशन में लिखिए द interaction between antigen and antibody is referred as agglutination। डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, 1 नंबर का, और नीट में हो तो आपसे पूछा जाएगा किस किस के बीच का इंटरेक्शन है, ठीक है। वापस चलते हैं पिछले पेज पे। हम लोग यहाँ पे एक्चुअल में जो है वो क्या कर रहा है, RH ग्रुपिंग कर रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, RH ग्रुपिंग कर रहा है, ठीक है। एक मिनट मैम, थोड़ा बैक कीजिए। तो
यहाँ पे उस एंटीजन की बात करी जा रही है जो ठीक मिलता जुलता होगा किससे, उस एंटीजन से जो रीसस मंकी में प्रेजेंट होता है, उससे इसका नेचर मिलता जुलता है, याद रखिएगा, ठीक है। और इसको आरबीसी के सरफेस पे ऑब्जर्व किया जाता है। आरबीसी का सरफेस का मतलब आरबीसी का शेप देखा है आप लोगों ने, ठीक है। तो आरएच को कहाँ ऑब्जर्व किया जाता है? आरबीसी के सरफेस पे। तभी ये रीजन है कि आरएच पॉजिटिव का जो केस है पूरे वर्ल्ड में 80% होता है, और आरएच नेगेटिव का जो केस है वो पूरे वर्ल्ड में 20% होता है। बचा हुआ रिमेनिंग 100 में से 80 माइनस कीजिएगा तो 20 बचेगा, ठीक है। यानी जिस आरबीसी के सरफेस पे ये एंटीजन प्रेजेंट होगा उसको हम बोलेंगे आरएच पॉजिटिव, और जिस पे नहीं होगा उसको हम लोग बोलेंगे आरएच नेगेटिव, ठीक है। इसको इस तरीके से करके लिख सकते हैं। The antigen which is मैम थोड़ा सा बैक कीजिए ना, इससे पहले वाला। हाँ कर रही हूँ, लीजिए। कुछ नहीं, बस यही लिखा था मैंने। मैम लिख रही थी मैं अभी। मैम लिख लीजिए, हाँ बोलिए। इंटर रिएक्शन की जगह रिएक्शन लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इंटर रिएक्शन नहीं, मैंने इंटरएक्शन लिखा है, बिल्कुल लिख सकते हैं। मैम ये अपोजिट अपोजिट बनता है। क्या बोल रहे हैं? मैम जैसे ए वाला फिर से बी बोलिए। बनाता है। हो गया मैम। मैम वो टेबल में था ना, ब्लड ग्रुप ए वाला एंटी बी बनाता है। हो गया मैम। पता नहीं आपकी आवाज आज इतनी स्लो क्यों आ रही है मन, फिर से रिपीट कीजिए। मैम टेबल में था ना, ब्लड ग्रुप ए वाला एंटी बी बनाता था। हाँ देखिए, उसका केस मैं बता देती हूँ। ए बी ओ, ठीक है। 4 ही टाइप होते हैं। आपने सब में सुना होगा, इसमें भी सुना होगा पॉजिटिव नेगेटिव, इसमें भी सुना होगा पॉजिटिव नेगेटिव, इसमें भी सुना है, इसमें भी सुना है आपने? याद है आपको? सबने सुना है। हर एक बच्चे ने ईच एंड एवरी ब्लड ग्रुप में पॉजिटिव केस भी सुना है, नेगेटिव केस भी सुना है, ठीक है। तो सब में मिला के पूरे वर्ल्ड वाइड की बात करी जा रही है यहाँ पे कि सब में, सारे ही ब्लड ग्रुप में जो पॉजिटिव का केस अगर एग्रीगेट करके देखा जाए तो 80% पॉजिटिव केस है, और बच गया कितना? 100 में से 80 माइनस कीजिएगा तो 20% जो है वो नेगेटिव केस है। अमन, डाउट क्लियर हुआ आपका? शायद इसी में से कुछ पूछ रहे थे आप, ठीक है। मैम चलिए आगे बढ़ते एंटी हैं। बॉडी बनाता है ना मैम, हाँ हाँ, तो वो मैम एंटी बी लिखा हुआ है ना वो टेबल में ब्लड ग्रुप ए के सामने। चलिए अब बोलिए। हाँ ऊपर मैम टेबल। देखिए, आरबीसी के सरफेस पे जो एंटीजन है यहाँ पे ए है, और प्लाज्मा में जिसके साथ ये इंटरैक्ट करता है या रिएक्ट करता है दैट इज एंटीबॉडी बी, ठीक है। तो ये दूसरी चीज है कि जो एंटीजन रिएक्ट कर रहा है उसमें से पॉजिटिव वाला जो केस है, मतलब अगर आरएच फैक्टर आरबीसी के साथ होगा, इसको ऐसे समझिए। मैंने यहाँ पे आरबीसी बना दिया, मैंने क्या किया यहाँ पे? आरबीसी बना दिया, मान लीजिए, ठीक है। 2 तरह के आरबीसी हम लेते हैं। पहला आरबीसी बाइकनकेव होता है और ये दूसरा आरबीसी है। ये क्या है? दूसरा आरबीसी है, ठीक है। अगर इसके सरफेस पे आरएच फैक्टर होगा, मतलब जो भी एंटीजन है ये आरएच, और ये मिलता जुलता किससे है? जो रीसस मंकी में पाया जाता है उससे मिलता जुलता है।
तो जिसमें पाया जाएगा, जैसे मान लीजिए आप कोई ब्लड टेस्ट कराते हैं, कोई गया किसी ब्लड टेस्ट को कराने के लिए, ठीक है, आप मान लीजिए मलेरिया का ब्लड टेस्ट करा रहे हैं, तो अगर आपको बोला जाए कि आप पॉजिटिव है, तो क्या मतलब है इसका? आंसर दीजिए उधर से। अगर आप किसी डिजीज या डिसऑर्डर के रिगार्डिंग आप ब्लड टेस्ट कराने गए और आपको डॉक्टर ने बोल दिया कि पॉजिटिव है, आप उसके डॉक्टर के पॉजिटिव बोलने पे टेंशन लीजिएगा या नेगेटिव बोलने पे टेंशन लीजिएगा? बताइए मुझे पहले। पॉजिटिव बोलने पे। पॉजिटिव। चलिए, बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब सबको इतनी बात पता है कि पॉजिटिव मतलब वो चीज है। पॉजिटिव का मतलब है अगर आपके ब्लड के अंदर उसको स्पोरोजोइट्स मिलेंगे, स्पोरोजोइट्स उन्होंने देखा होगा, तो वो बोलेंगे भाई है तो पॉजिटिव है। तो आप जब उसको पॉजिटिव आपको डॉक्टर बोलेंगे तब आप वहां पे टेंशन लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ इस RH फैक्टर के प्रेजेंट और एब्सेंट होने की बात करी जा रही है। आप पहली बात तो आप ये डाल लीजिए दिमाग में, ठीक है। और ये एंटीजन ही है। और जैसे मान लीजिए ये जो टेबल आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये टेबल शो हो रहा है, मान लीजिए इसने लिखा है कि ब्लड ग्रुप बंदे का A है। ये टेबल उसको रिप्रेजेंट करने के लिए नहीं है कि वो पॉजिटिव केस है या नेगेटिव केस है, वो बताने के लिए मैं आपको अभी ये कॉन्सेप्ट दे रही हूँ। अभी जो आप ये देख रहे हैं कि पॉजिटिव केस कौन सा है, नेगेटिव केस कौन सा है, उसके लिए इस बात को दिमाग में रखिए कि अगर ये RH फैक्टर इस RBC के सरफेस पे पाया जाएगा तो हम इसको पॉजिटिव बोलेंगे। पॉजिटिव मतलब है, एक ब्लड टेस्ट का एग्जांपल दिया मैंने आपको। अगर हम यहाँ पे बोलते हैं कि ये नेगेटिव है, क्या है ये? नेगेटिव है। नेगेटिव मतलब नहीं है, नेगेटिव का मतलब नहीं है। साफ साफ देखिए, आपको यहाँ पे स्टेटमेंट में दिया भी जा रहा है। आगे बढ़िए। Another antigen, the RH antigen, similar to one present in rhesus monkeys, hence RH is also observed on the surface of RBCs of majority. Majority लिखा है, nearly 80% of humans, such individuals are called RH positive. है तो पॉजिटिव, नहीं तो नेगेटिव। अगर प्रेजेंट है तो P फॉर प्रेजेंट, P फॉर पॉजिटिव, N फॉर नो, N फॉर नेगेटिव। अगर नहीं है तो क्या हो जाएगा? वो नेगेटिव का केस हो जाता है। बस इतनी सी ही बात समझनी है। यहाँ पे मेन जो मुझे समझाना है ना, इस पैरा में एक्चुअल जो क्वेश्चन पूछा जाता है दैट इज एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। नीचे एक टर्म और टॉपिक लिखा है, मुझे यही समझाना है आपको आज की क्लास में। जो एक बेसिक क्वेश्चन, इसका आंसर तो हर एक बच्चा दे देता है, जो मैं अभी आपको यहाँ पे समझा रही हूँ कि अगर RBC का जो सरफेस है उसके ऊपर अगर आप RH फैक्टर को ऑब्जर्व, व्हाट इज RH फैक्टर? RH फैक्टर एक एंटीजन है। तो वाई RH इसलिए क्योंकि रीसस मंकी, अगर मान लीजिए कोई ऐसा इन्फेक्शन है, कोई भी चीज, उससे मिलता जुलता जो एंटीजन अगर आपकी बॉडी पे अटैक करे तो बिल्कुल वैसा ही नेचर है इसका, जिसकी वजह से हम लोग इसको क्या बोलते हैं? RH फैक्टर बोलते हैं। लिखा है यहाँ पे RH एंटीजन सिमिलर टू वन प्रेजेंट इन रीसस मंकीज, उसी की बॉडी जैसा। क्यों मंकी लिखा है, कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म क्यों नहीं हुआ? यहाँ पे आप थोड़ा सा इवोल्यूशन चैप्टर याद कर लीजिए, बिकॉज जो ह्यूमंस का इवोल्यूशन है वो किससे हुआ है? चिंपैंजी से हुआ है, ठीक है। करते 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 जो प्राइमेट्स वगैरह है उसको जब आप ध्यान से एनालाइज करना स्टार्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इससे ही मिलता जुलता हो सकता है, बाकी किसी नॉन प्राइमेट से नहीं हो सकता, या इन्वर्टिब्रेट से नहीं हो सकता जिसके पास वर्टिब्रल कॉलम हो ही ना, वैसे किसी से नहीं हो सकता। तो जिसकी वजह से यहाँ पे बस, तो अब ये भी है कि RH ग्रुप भी मैच होना चाहिए। RH ग्रुप भी क्या होना चाहिए? मैच होना चाहिए, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि अगर कोई मदर है और उसके वूम्ब में कोई फीटस अगर सरवाइव कर रहा है, तो कई बार ऐसा होता है कि मदर की बॉडी का जो ब्लड होता है वो पॉजिटिव है। और क्योंकि इतनी बात भी हर एक बच्चे को पता है, मैं ये पोर्शन हटा देती हूँ यहाँ से, इतना सबको समझ आ गया है, समझिए बहुत ध्यान से। पहला क्वेश्चन तो बच्चा मेरे से यही पूछता है, मैडम ऐसा कैसे हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव कैसे निकल के सामने आ गया? अगर हम 100% फीचर रिजर्व लेते हैं मेल की तरफ से, 100% फीचर रिजर्व लेते हैं फीमेल की तरफ से, ठीक है। ड्यूरिंग गेमेटोजेनेसिस ओनली 50% फीचर्स आर ट्रांसमिटेड। अब ये कब हुआ? जब गेमेटोजेनेसिस हुआ, इतना सबको पता है, इसमें कोई डाउट किसी को? जब क्या हुआ? गेमेटोजेनेसिस हुआ, ठीक है। तो इस 50% और इस 50% के मिलने से क्या हुआ? 100% फीचर जो मिलता है, तब जाके एक जाइगोट, और आगे जाके हम ये बोल सकते हैं कि यही जाके आगे ये फीटस में डेवलप होगा। सबको पता है इतनी बात, ठीक है। अब मैं एक केस बताती हूँ आपको। हम ऐसा मान के चलते हैं,
ब्लड में बहुत सारी, अब ट्रांसफ्यूजन हो रहा है तो अकेला थोड़ी ऐसा है कि कोई एक जीन जाएगा अपने आप को वहां पे रिप्रेजेंट करेगा, शो करेगा। काउंटलेस नंबर्स ऑफ जीन्स जो हैं वो अपना एक्सप्रेशन करने के लिए, फिनोटाइपिक जो फीचर्स हैं उसको एक्सप्रेस करने के लिए आगे जाते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे मान लेते हैं इसका नेगेटिव है, ब्लड ग्रुप कुछ भी हो, मुझे उससे मतलब नहीं है। ठीक है, मान लीजिए मैंने यहाँ पे ए नेगेटिव लिख दिया। ठीक, इसका ब्लड ग्रुप मैंने क्या लिख दिया, बी नेगेटिव लिख दिया। ठीक है, नेगेटिव वाला केस, हालांकि नहीं सॉरी, इसका पॉजिटिव लिख दीजिए तभी तो आपको समझ आएगा। इसका मैंने मदर का पॉजिटिव, दोनों का दो जैसा होगा तभी तो बात समझ आएगी। बच्चा क्वेश्चन यही पूछता है कि मैडम हाउ इज इट पॉसिबल कि भाई एक का नेगेटिव है, जब मदर है, यहाँ पे मदर जब नेगेटिव ब्लड कैरी कर रही है तो इसके फीटस में कैसे पॉजिटिव हो सकता है। तो पॉजिटिव का जो ये राज है ये कहाँ छिपा हुआ है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में छिपा हुआ है। भाई ये मेल भी तो अपना फीचर लेके जा रहा है, और यहाँ पे जो 100% फीचर रिजर्व होते हैं दैट इज रैंडम सिलेक्शन। रैंडम सिलेक्शन मैं बार बार हर क्लास में रिपीट करती हूँ। रैंडम सिलेक्शन का मतलब है कि वहां पे कोई प्लानिंग नहीं होती, वो सडन होता है। वो क्या होता है, सडन होता है, अचानक से होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो पॉजिटिव का जो केस है, तो मेल वाला जो पॉजिटिव का केस है यही चला गया इस फीटस के पास भी पॉजिटिव। अब इसको बहुत डेंजर है, इसका जो ये फीटस है ना, इसको बहुत ज्यादा डेंजर है। अगर आरबीसी मिल गया दोनों का, आरबीसी ब्लड में है, आरबीसी कहाँ है, ब्लड में है। ठीक है, अगर यहाँ पे ब्लड का ट्रांसफ्यूजन हो गया तो ब्लड के ट्रांसफ्यूजन के होने के बाद इस फीटस की बॉडी के जितने भी आरबीसी हैं सब वहां पे रप्चर हो जाएंगे, कोई सिकल शेप्ड हो जाएगा, कोई कुछ हो जाएगा, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी की वजह से इसकी डेथ हो जाएगी। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ पे स्टेटमेंट देख लीजिए, अब समझिए, इसको फिर से समझा दूंगी मैं आपको। देखिए यहाँ पे आपको साफ साफ एक बात बोल रहा है, देयरफॉर आरएच ग्रुप शुड आल्सो बी मैच्ड बिफोर ट्रांसफ्यूजन, स्पेशल केस ऑफ आरएच इनकॉम्पेटिबिलिटी। कॉम्पेटिबिलिटी का मतलब होता है मैच करना, और इनकॉम्पेटिबिलिटी का मतलब होता है मैच नहीं करना। ठीक है, जैसे मैंने आपको आप लोगों को नहीं, आगे जाके आप पढ़ेंगे, या प्लांट किंगडम में मैंने आपको थोड़ा सा डबल फर्टिलाइजेशन बताया भी है। तो जब मैं डबल फर्टिलाइजेशन आपको समझा रही थी तो आप ऐसा इमेजिन कर सकते हैं कि भाई आम का पेड़ है, मैंगो का कोई पॉलन ग्रेन है, जाके रोज को फर्टिलाइज कर दे, ऐसा होता है क्या, नहीं होता है। तो जो मैंगो वाला जो पॉलन ग्रेन है वो मैंगो के ही वहां पे स्टिग्मा के ऊपर लैंड करेगा, उसी के ही एग को फर्टिलाइज करेगा। ठीक है, तो उसको हम लोग कॉम्पेटिबिलिटी बोलते हैं। बट यहाँ पे स्पेशल केस ऑफ आरएच इनकॉम्पेटिबिलिटी, व्हाट इज दिस, ये है आरएच इनकॉम्पेटिबिलिटी जो है। दूसरा कलर लेते हैं भाई, यहाँ पे तो मदर की बॉडी में नेगेटिव घूम रहा है और यहाँ पे इस फीटस के पास क्या है, पॉजिटिव है, तो इन दोनों के बीच में इनकॉम्पेटिबिलिटी होगी, इतनी बात पहले समझ जाइए। ठीक है, has been observed between the Rh negative blood of a pregnant mother with Rh positive blood of the fetus. Rh antigens of the fetus don't get exposed to the Rh negative of the mother in the first pregnancy, as the two bloods are well separated by the placenta. Placenta क्या है, सारे बच्चे को पता है, 10th में आपने पढ़ा, नहीं पता तो मैं आपको बता देती हूँ। प्लेसेंटा इज द टेम्पररी एसोसिएशन बिटवीन फीटल एंड मैटरनल टिश्यूज। मतलब अगर मदर की बॉडी है और यहाँ पे अगर प्लेसेंटा, यहाँ पे अगर फीटस ग्रो कर रहा है, तो इन दोनों के बीच में मटेरियल्स के एक्सचेंज करने के लिए एक ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर होता है जो इनको सारी चीजों को सप्लाई करने का काम करता है, दैट इज प्लेसेंटा। अगला क्वेश्चन जो बच्चा मेरे से डाउट पूछता है, कहता है मैडम प्लेसेंटा तो है ना, वो भी तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन करा सकता है। ऐसी फैसिलिटी नहीं होती। अगर ऐसी फैसिलिटी होती तो आपने पिछली क्लास में ये केस करा है। देखिए सबसे अच्छा एग्जांपल है उसका, ये देखिए आपने केस बनाया है। ठीक है, फादर का ब्लड ग्रुप ए है, मदर का ब्लड ग्रुप बी है, बच्चे का ब्लड ग्रुप ओ है। ठीक है, अगर प्लेसेंटा इतने ट्रांसफ्यूजन की फैसिलिटी देता तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता था। सबसे पहली चीज, अगर आपके दिमाग में कंफ्यूजन हो ऐसा क्यों नहीं हो सकता, तो प्लेसेंटा जो है वो उसकी इजाजत नहीं देता है, उस चीज को अलाउ ही नहीं करेगा कि भाई फादर का ब्लड ग्रुप ए है, मदर का बी और बच्चे का ओ हो जाए। हो सकता है अगर ट्रांसफ्यूजन करे, बोले ठीक है ब्लड ग्रुप मदर का क्या है, यहाँ पे बी जा रहा है तो बी हो जाएगा बच्चे का भी। ऐसा होता ना पूरी दुनिया में, अगर इतना अच्छा ट्रांसफ्यूजन होता।
बट यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि इनको सेपरेट करने का काम कौन करता है? प्लेसेंटा करता है। अगर कोई आपसे प्लेसेंटा की डेफिनेशन पूछे तो आप नोट डाल के, मैं एग्लूटिनेशन वाले पेज पे लिख देती हूँ क्योंकि इस टॉपिक से कंसर्न्ड नहीं है। मैं आपको क्वेश्चन आंसर में दे दूंगी, नोट डाल के मैं ही लिख देती हूँ यहाँ पे। चलिए, ताकि आपको याद रहे ये इस टॉपिक का नहीं है। प्लेसेंटा में यहाँ पे बार बार आपको पढ़ाया जा रहा है, बिना इसके आप समझ भी नहीं सकते, लिख भी नहीं सकते हैं। प्लेसेंटा, इट इज द, जिंदगी भर का तो होता नहीं, तो टेम्पररी लिख दीजिए। इट इज द टेम्पररी एसोसिएशन, टेम्पररी एसोसिएशन between fetal and maternal टिश्यूज। कोई दिक्कत किसी को? हिंदी में अगर बोले तो मदर के टिश्यूज और फिटस के टिश्यूज के बीच में एसोसिएशन होता है ना, वो रहते हैं साथ में, सिंक्रोनाइजेशन में काम करते हैं, दैट इज प्लेसेंटा। ठीक है, चलिए ये भी बता दिया, क्वेश्चन में मैं लिख दूंगी। आगे बढ़ते हैं। तो यही चीज यहाँ पे बोल रहा है कि ये कौन इसको विल सेपरेटेड बाय द प्लेसेंटा। प्लेसेंटा को अंडरलाइन कीजिए, मैंने आपको बता दिया है व्हाट इज प्लेसेंटा। प्लेसेंटा को अंडरलाइन कीजिए। सबसे पहली चीज साफ साफ यहाँ पे बोल रहा है कि इसको सेपरेट करने का काम कौन करता है? प्लेसेंटा करता है। अंडरलाइन कीजिए उसको, विल सेपरेटेड बाय प्लेसेंटा। ये देखिए यहाँ पे है, ठीक है। प्लेसेंटा ये सेपरेटेड बाय, इसको यहां से यहां तक, सिर्फ यहां से यहां तक, सेपरेटेड बाय द प्लेसेंटा। However, during the delivery of the first child, there is a possibility of exposure of the maternal blood to small amounts of the Rh positive blood from the fetus. In such cases, the mother starts preparing antibodies against Rh antigen in her blood. कहानी समझ आ रही है भाई? जो उसकी बॉडी में नहीं है, हमारी बॉडी में टी हेल्पर सेल बैठा है ना, याद आ रहा है सबको? बात याद आ रही है? टी हेल्पर सेल बैठा है ना, तो वो तो यही जानता है मेरी बॉडी का नहीं है, मेरे पास नहीं है, मेरे पास पॉजिटिव नहीं है। मदर की बॉडी क्या करती है? उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट कर देती है, ठीक है, अगेंस्ट RH एंटीजन इन हर ब्लड। इन केस ऑफ हर सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी, द RH एंटीबॉडीज फ्रॉम द मदर RH नेगेटिव can leak into the blood of the fetus RH positive and destroy the fetal RBCs. यहां से यहां तक अंडरलाइन कीजिए, इसको इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस बोलते हैं, ठीक है। दिस कुड बी फैटल, फैटल मतलब दैट में लीड टू डेथ, जिसकी वजह से डेथ हो सकती है, उसको हम लोग फैटल बोलते हैं, टू द फीटस, और कुड कॉज सीवियर अनीमिया एंड jaundice to the baby. This condition is called erythroblastosis fetalis. This can be avoided by administering anti-RH antibodies to the mother immediately after the delivery of the first child. ठीक है, कहानी आपको समझ आ गई होगी कि एंटीजन एंटीबॉडी मैंने आपको काफी ज्यादा यहाँ पे समझा रखा है, और मैंने एक ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला केस भी आपको बता रखा है। ये देखिए, जहाँ पे हम लोग एक रफ वर्क जो लेके चल रहे हैं, जिसमें मैंने आपको बताया कि ये माँ है, मदर है, इसकी बॉडी का ब्लड नेगेटिव है। फिर से समझिए, अगर बहुत खिचड़ी हो गई है तो कुछ पोर्शन हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से रब करते हैं। अगर हम इसको हटा दें यहाँ से, एक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बार बार तब से तो 10 बार मैं बोल चुकी, आपको स्टोरी समझ आनी चाहिए, लिखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं भी अगर रटने पे होती ना तो आज मैं आपको नहीं पढ़ा रही होती, ठीक है, तो समझिए, ज्यादा जरूरी है। नहीं तो रटिएगा तो जिंदगी भर अपने बच्चों को वही स्टेटमेंट दीजिएगा, बायोलॉजी तो रट के हो जाती है, ठीक है। चलिए समझते हैं, देखिए फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ। इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस अगर आपसे पूछा जाता है, क्या हो गया ये, तो इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस के रिगार्डिंग आपको स्पेशल क्या पूछा जाता है, क्वेश्चन वहां पे पूछा जाता है।
देखिए, इसको फिर से समझिए। अगर मदर की बॉडी में यहाँ पे नेगेटिव ब्लड फ्लो कर रहा है, ठीक है, इस मदर को सिर्फ इतना पता है, इसकी बॉडी में भी एंटीबॉडी बनाने की फैसिलिटी है। कोई दिक्कत किसी को? एनी डाउट? भाई हर इंसान जो होता है, हर बंदा होता है, सबकी बॉडी में एंटीबॉडी बनाने की फैसिलिटी होती है। क्यों बनता है एंटीबॉडी? एंटीबॉडी जो है वो जब भी बनता है, ऊपर एग्लूटिनेशन देखिए, एंटीबॉडी जो है एंटीजन को देख के बनता है। एंटीबॉडी क्यों बनता है? देखता है कि भाई एंटीजन कैसा है, तो उसके साथ साथ क्या बनता है, वहां पे एंटीबॉडी भी फॉर्म होता है, ठीक है। तो एंटीबॉडी बनने की फैसिलिटी हर किसी की बॉडी में होती है, ठीक है। तो मदर की बॉडी जो है, अगर थोड़ा सा भी ये ब्लड और इसका ब्लड अगर मिक्स हुआ, ठीक है, तो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिलीवरी क्या होगा कि ये पॉजिटिव वाला जो ब्लड है, अगर मदर की बॉडी में गया या लीक हो गया यूट्रस में, ठीक है, तो ये इसकी बॉडी जो है इसके अगेंस्ट में, याद रखिएगा, पॉजिटिव के अगेंस्ट में, किसके अगेंस्ट में? इसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट कर देता है। तो बना तो रहा है बहुत अच्छे से इसके अगेंस्ट में, बट फीटस का क्या है? पॉजिटिव ही ब्लड ग्रुप है। तो जब आप इसके अगेंस्ट में कोई दुश्मन तैयार कर रहे हैं तो इसको हार्म होगा ना, इसको तो हार्म होगा, जिसकी वजह से इसकी आरबीसी को क्या होता है? खतरा हो जाता है। और साफ साफ आपकी एनसीईआरटी लिख भी रही है कि वो फैटल हो सकता है, जिसकी वजह से फीटस की डेथ भी हो सकती है। अब कोई डाउट किसी को? समझ आया क्या बोला मैंने? यस पूछ लीजिए अगर कोई डाउट हो तो। कोई डाउट किसी को? मैम इस वो जो condition- फर्टस का है उसी का डेथ हो जाता है। हाँ, मदर के लिए भी ये लीथल हो सकता है, फीटस के लिए भी हो सकता है, दोनों के लिए हो सकता है, ठीक है। क्योंकि फीटस के पास वहां पे बहुत ज्यादा डेवलप्ड इम्यूनिटी नहीं है, इम्यून सिस्टम नहीं है, जिसकी वजह से उसको खतरा ज्यादा होता है, उसको डेंजर ज्यादा होता है। और देखिए नाम कैसा है, कहीं पे जब हम ब्लास्टोसिस बोलते हैं ना, कहीं पे जब हम ब्लास्टोसिस बोलते हैं तो इसका मतलब है कि कुछ रप्चर हो रहा है। नाम देखिए कितने कायदे से इसका रखा गया, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। क्या नाम दिया गया इसका? एरिथ्रो, किसको खतरा हो रहा है ज्यादा? तो फीटल को। इसका नाम भी क्या दिया जा रहा है? एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। और ये सीवियर अनीमिया और जॉन्डिस कॉज कर सकता है किसको? बेबी को। जिसको नाम देखिए, कभी भी कंफ्यूजन है ना, कभी भी याद रखिएगा इसका नाम क्या पढ़ा है आपने। आपने इसका नाम पढ़ा है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस, जिसके बेस पे आप यहाँ पे आंसर कर सकते हैं, समझ सकते हैं और दूसरे को समझा भी सकते हैं कि ज्यादा डेंजर यहाँ पे किसको है? फीटस को है, जिसकी वजह से हम लोग इसको नाम क्या देते हैं? एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। तो चलिए अब कहानी क्लियर कर लेते हैं, बहुत रफ वर्क कर लिया मैंने। देखिए अब ऐसे करते हैं शॉर्ट में, मैंने यहाँ पे लिख दिया RH फैक्टर, ठीक है। इसके बाद फिर मैंने इसको क्या किया, यहाँ पे बाइफरकेट कर दिया, ठीक है। When present on the surface of RBCs, that case is known as, पता है प्रेजेंट है तो पॉजिटिव, known as RH पॉजिटिव। क्या हो गया ये? RH पॉजिटिव हो गया। उल्टा कर देते हैं इधर। When absent on the surface of
RBCs that case is known as RH नेगेटिव। ठीक है, ये हो गया। आगे चले हम लोग। ये RH फैक्टर का केस है। यस एक मैम। मिनट मैम। नो मैम, एक हाँ, लिख लीजिए, लिख लीजिए। हो गया मैम। चलिए, 2 क्वेश्चन ऐड कर देती हूँ मैं, मेरा थोड़ा टाइम सेव हो जाता है उसमें, और साथ के साथ बता भी देती हूँ आपको। आपकी क्वेश्चन आंसर की कॉपी ऑलरेडी है अलग। चलिए, पहला क्वेश्चन, मेंशन द percentage of RH positive and RH negative cases in the world। 80 और 20 पता है आपको, पॉजिटिव 80 है, नेगेटिव 20 है। दूसरा, डिफाइन प्लेसेंटा। प्लेसेंटा इज द टेम्पररी एसोसिएशन बिटवीन फीटल एंड मैटरनल टिश्यूज, यानी कि मदर और फीटस के बीच में जो एसोसिएशन होता है उसको प्लेसेंटा बोलते हैं। टेम्पररी लिखना जरूरी है वहां पे, जिंदगी भर नहीं होता है, बर्थ के टाइम में वो रिमूव हो जाता है वहां से। थर्ड लिखिए, डिफरेंशिएट between RH positive, RH and RH negative ब्लड ग्रुप्स। वही लिख देना है। ये देखिए, ये दिस वन, अगर आरबीसी के सरफेस पे RH एंटीजन होता है तो उसको RH पॉजिटिव बोलते हैं, मतलब RH फैक्टर या RH एंटीजन कुछ भी लिख सकते हैं। अगर नहीं होता है तो उसको नेगेटिव बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड by agglutination? The interaction between antigen and antibody is known as agglutination। ठीक है, मैंने अभी समझाया है, थोड़ा सा 1-2 स्टेटमेंट दे देती हूँ। एक्सप्लेन इरिथ्रो मतलब रेड, यानी आरबीसी का केस है, ब्लास्टोसिस फिटालिस। एक सेकंड इसको मैम। नोट पेज ही रहने देते हैं, कुछ और आएगा मैं लिख लूंगी। मैम लिख। हाँ जी, बोलिए। मैम 5 क्वेश्चन लिख रही थी मैं अभी। मैम 5 क्वेश्चन जो लिखे दिखिए। ये लीजिए, एक्सप्लेन इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। हो गया मैम। ठीक है,
erythroblastosis, fetalis. It is a specific case of HAEMOLYTIC, हेमोलाइटिक अनीमिया। क्यों लिखा है मैं बता रही हूँ, नीट का क्वेश्चन है ये। Which of the following disorders are also referred as hemolytic anemia? Lysis means क्या होता है? Lysis means क्या होता है? Lysis means क्या होता है? जल्दी बोलिए उधर से। मैम ब्रेक डाउन। हाँ ठीक है, वेरी गुड। नहीं लगाएंगे ए तब भी सही है। हेमोफीलिया, सॉरी हेमोलाइटिक, वो तो दूसरा ही हो जाएगा हेमोफीलिया। सिर्फ HE लिखेंगे वो भी सही है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें से हेमोलाइटिक अनीमिया, सिकल सेल अनीमिया भी होता है, बहुत तरह का अनीमिया होता है, तो जानबूझ के पूछा जाता है कि हेमोलाइटिक अनीमिया का केस कौन सा है, वहां पे आपको एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस में टिक करना होता है। ठीक है, रीजन बता रही हूं मैं। अनीमिया ये भी बोल सकते हैं इसको, दोनों एक ही चीज है, दोनों एक ही नाम है। एक में मैंने ए लगाया, एक में मैंने ए नहीं लगाया। ठीक है, देखिए एक्चुअल में क्या होता है, आरबीसी का ही सारा खेल है, सारा गेम यहाँ पे किसका है, आरबीसी के जिम्मे यहाँ पे सारा रोल दिया जाता है कि वो कब रप्चर होगा, क्या होगा, नहीं होगा। ठीक है, अब ये कैसे होता है, तो इट अकर्स ड्यू टू, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, इट अकर्स ड्यू टू, दूसरी भाषा में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ट्रांस प्लेसेंटल transmission of maternal, किसकी बॉडी बना रही थी, मदर की बॉडी बना रही थी, तो मैटरनल एंटीबॉडीज टू फीटल आरबीसीज। देखिए कितने शॉर्ट में कितनी बड़ी बात लिख दी मैंने। तो यहाँ पे कहानी क्या चल रही है कि मदर का जो क्या था, एंटीबॉडी था, वो जाके घुस गया यहाँ पे, अगर कॉमन लैंग्वेज में बोले, मदर का जो एंटीबॉडी था वो चला गया कहाँ पे, फीटल आरबीसी को हार्म करने के लिए। इस कंडीशन को हम लोग एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस बोलते हैं। ठीक है, और the main reason of erythroblastosis fetalis is incompatibility the main reason of erythroblastosis fetalis is incompatibility between maternal, ये R है, and fetal blood।
शॉर्ट में इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता, सब कुछ लिख दिया है आपने, ठीक है। इसको लिख लीजिए, कॉपी कर लीजिए। उसी को दूसरी भाषा में लिखा हुआ है, कुछ भी नया नहीं लिखा है मैंने, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। कोई भी चीज ऐसी नहीं है इसमें जो मैंने आपको न्यू बताई हो। मैं एक क्वेश्चन ऐड कर रही हूँ, वापस यही पेज कर दूंगी, बाद में दिमाग से मेरे स्किप हो जाता है। नीट का क्वेश्चन है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ हेमोलाइटिक अनीमिया डिसऑर्डर। नाम लिखना है इसका, क्योंकि आरबीसी रप्चर होंगे ना, यहाँ पे इनकॉम्पेटिबिलिटी हो रही है। ये देखिए, इधर देखिए, दोनों के बीच में क्या हो रहा है, यहाँ पे कीवर्ड है, अगर आपने नहीं लिखा आपको नंबर नहीं मिलेगा। अगर आप इनकॉम्पेटिबिलिटी नहीं लिखते हैं तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। मतलब कि मदर का जो ब्लड है और फीटस का जो ब्लड है, दोनों में दूर दूर तक कहीं कोई वास्ता नहीं है, दोनों एक दूसरे के एंटी हैं, जिसकी वजह से मदर की जो बॉडी है वो उसके अगेंस्ट में क्या बनाती है, एंटीबॉडी बनाती है, जिसकी वजह से फीटस को खतरा हो जाता है। इसको क्या बोलते हैं, इसको एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस बोलते हैं। कोई दिक्कत किसी बच्चे को, समझ आई मेरी बात इतनी? मैम थोड़ा क्वेश्चन दिखिएगा। हाँ नो लीजिए, मैम। हाँ लीजिए। मैंने कोशिश करी है बहुत साधारण भाषा में आपको समझाने की, समझ आ गया होगा आपको? यस मैम। मैम 6 मैम हो क्वेश्चन गया। क्या है? 6 क्वेश्चन लीजिए, लिख लीजिए। गिव एन ये एग्जांपल ऑफ हेमोलाइटिक अनीमिया डिसऑर्डर। डिसऑर्डर नहीं भी लिखती तो चलता है। हीमोलाइटिक, भाई अनीमिया बहुत तरह के होते हैं, जैसे मैंने हीमोफीलिया बोला, वो भी अनीमिया क्या है, खून की कमी। और Yes, साधारण भाषा में गांव का कोई बंदा होगा बोलेगा खून की कमी। खून की कमी का क्या मतलब है, उसकी बॉडी में अगर आरबीसी कम बन रहा है तब भी वो क्या है, अनीमिया है। हीमोग्लोबिन नहीं बन रहा, आप आयरन से रिलेटेड कुछ भी खा ही नहीं रहे अपने डाइट में। जैसे मोस्टली जो पुअर बच्चे जो होते हैं, जो गरीब बच्चे होते हैं, आपने देखा होगा कि खा रहे हैं, ठीक है, बट उनको वैसा प्रॉपर न्यूट्रिशन और नरिशमेंट नहीं मिलता है, तो क्या होगा, नहीं मिलेगा। ब्रेन के पास कई ऐसा रीजन है जो हमारी थिंकिंग कैपेबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है, वो उसके ब्रेन का पार्ट डेवलप ही नहीं होगा। बहुत सारा लॉजिक इसके पीछे छिपा हुआ। जब मैं आपको नर्वस सिस्टम वाला चैप्टर कराऊंगी और डिटेलिंग में आप इस चीज को पढ़ेंगे, ठीक है। तो अनीमिया जो है वो एक्चुअल में बहुत सारे रीजंस के साथ कनेक्टेड है। अनीमिया एक लिटरल वर्ड है इंग्लिश का, जो हम लोग मोस्टली खून की कमी के लिए इस्तेमाल करते हैं। जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से भी अनीमिया हो सकता है। थैलेसीमिया में भी अनीमिया बोलते हैं हम लोग। थैलेसीमिया जब मैं आपको 12th क्लास में जेनेटिक्स पढ़ाऊंगी, बच्चे की कोई गलती नहीं होती, वो माँ बाप से जेनेटिक डिसऑर्डर लेके आता है, बट उस बच्चे को जब तक जिंदा रहना है उसको ब्लड चढ़वाना पड़ता है, ठीक है। बहुत सारा रीजन है इसके, बहुत काउंटलेस, जिसकी वजह से ये क्वेश्चन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एग्जामिनर आपसे देखना चाहता है कि क्या आपके टीचर ने आपको इतने डिटेल में कराया है कि हीमोलाइटिक अनीमिया का टाइप कौन सा है, ठीक है। तो वहां पे आपको नाम देना होता है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, ठीक है। मैम चलिए आगे बढ़े हेमोलाइटिक हम। मतलब ब्रेक डाउन ऑफ हेमोग्लोबिन। हाँ हाँ, आरबीसीज, हाँ हेमोलाइटिक, ठीक है। आरबीसीज का जो रप्चर, ब्रेकडाउन, सिकल शेड, जो भी रप्चरिंग होता है उसकी वजह से हम लोग इसको हेमोलाइटिक अनीमिया बोलते हैं। बहुत तरह का होता है, सबका अलग अलग रीजन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोएगुलेशन ऑफ ब्लड पे आते हैं, 3 नंबर का क्वेश्चन है। ऊपर का भी 3 मार्क्स का था, ये भी 3 मार्क्स का है। डिपेंड करता है कि टीचर आपको किस तरीके से एक्सप्लेन करने को देते हैं, ठीक है। जब हम मैम लोग कोएगुलेशन टर्म यूज करते हैं तो किस चीज के लिए यूज करते हैं? हाँ बोलिए, कुछ बोल रहे हैं कोई? मैम वो जो फर्स्ट प्लेसेंटा, फर्स्ट फोइटस रहता है मैम, उसको कुछ नहीं ना होता है। नहीं समझे आप इसका मतलब क्यों लिखा है फर्स्ट यहाँ पे? ये इसलिए लिखा है कि इसको अगर आपको अवॉइड करना है
तो आप पहले से क्या कीजिए कि जो मिलता जुलता एंटीबॉडी है वो मदर की बॉडी में पहले ही इंजेक्शन के थ्रू दे दीजिए। इसको बोल रहा है ये, दिस कैन बी अवॉइडेड बाय एडमिनिस्ट्रिंग एंटी-RH एंटीबॉडीज टू द मदर इमीडिएटली आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड। मतलब अगर हुआ है, मान लीजिए चाइल्ड का कुछ ना कुछ पोर्शन ब्लड डिलीवरी के टाइम में अगर गया होगा, प्लेसेंटा कट होता है वहां पे, ठीक है, तो उससे बचाने के लिए उसको तुरंत एडमिनिस्टर किया जाता है, उसको इंजेक्शन के फॉर्म में दिया जाता है मदर को। बात समझ आ रही है? इसके लिए लिखा है यहाँ पे। मैम फिर से Yes, बताइए ma'am. ना। बाकी इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस जो है वो एक्सीडेंटली अगर किसी भी तरीके से दोनों का ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ तो वो होगा ही होगा। ये चीज तो चाहे कोई सी भी प्रेगनेंसी उस केस में जरूर होगा, ठीक है। अब देखिए हम लोग बहुत अच्छा टॉपिक क्लॉटिंग ऑफ ब्लड पढ़ने जा रहे हैं। 3 नंबर का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। बहुत अच्छी स्टोरी है, बहुत अच्छी कहानी। आप अगर समझ गए तो आपको ये पूरा लेक्चर देखने की भी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत इजी है, बहुत आसान से फॉर्म में हम लोग यहाँ पे इसको समझ सकते हैं। अच्छा, पहले मेरे एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि जब मैं आपको शुरुआती क्लासेस में पढ़ा रही थी तो वहां पे मैंने आपको बोला था कि मेजर प्रोटीन में फाइब्रिनोजेन हमारे ब्लड में पाया जाता है। याद है सबको? सबको Yes, याद ma'am. है? मैम चलिए, इतनी कहानी याद है तो बहुत अच्छी बात है। हम लोग आते हैं, पहले मैं हेडिंग दे देती हूँ, ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग बहुत अच्छे समझिएगा, कहानी है, कुछ वैसा है नहीं कि रटना है, रटने वाली तो कोई चीज ही नहीं है। चलिए, बहुत सारी चीजें हैं हम लोगों के ब्लड में, आप सब सीख चुके हैं अभी तक। कोई ऐसा बच्चा नहीं है जिसको नहीं पता कि मैं क्या लिखने वाली हूँ यहाँ पे। आरबीसी भी है, डब्ल्यूबीसी भी है, प्लेटलेट्स भी है, ठीक है, प्लाज्मा तो खैर है ही है, प्लाज्मा है ही। अगर और XYZ आपको लिखना है प्लाज्मा के अंदर तो सब कुछ है। सब कुछ है का मतलब भाई ग्लूकोज भी बह रहा है उसमें, लिपिड्स भी है, बहुत सा। कहाँ जाएगा, किधर से जाएगा? ब्लड में से ही जाएगा ना, ब्लड में ही होगा ना, ऑब्वियस है, कॉमन सेंस है, ठीक है। क्या हुआ भाई, आपको दौड़ते दौड़ते या किसी भी तरीके से यहाँ पे कोई इंजरी लगी, मोस्टली होता है ऐसा, भाई गिर गया नी के पास, घुटने के पास, बहुत मेरे ख्याल से तो काउंटलेस टाइम चोट लगी होती है घुटने के पास। बच्चा जब से बड़ा होता है तब तक की बात मैं बोल रही हूँ। गिर गए, घुटने में चोट आई, क्या हुआ, यहाँ से ब्लीडिंग होनी स्टार्ट हो गई। बट कुछ टाइम के लिए, कितने टाइम के लिए? कुछ टाइम के लिए, ठीक है। कुछ टाइम के बाद क्या होता है, ये ब्लीडिंग यहाँ से बंद हो जाती है। आप फटाफट घर वाले कुछ नुस्खे बताना स्टार्ट कर देते हैं, भाई ये करो वो करो। कुछ लोग बोलते हैं इसको कुछ टाइम तक दबा के रखो, जिसकी जो मर्जी, सब वहां पे डॉक्टर बने फिरते हैं, सब कुछ ना कुछ बता रहा होता है, ठीक है। लेकिन हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है ना, हमारी बॉडी का जो क्या है, इम्यून सिस्टम है। जैसे छोटे बच्चों को सिखाना व्हाट इज इम्यून सिस्टम, डॉक्टर ऑफ योर बॉडी, एक आधा एड भी मैंने देखा कुछ इसी टाइप से आता है, वो आते भी है वहां पे कि हमारी बॉडी का नेचुरल डॉक्टर कौन है, तो हमारा इम्यून सिस्टम है, ठीक है। फिर वहां पे क्या होता है, कुछ टाइम के बाद, कुछ टाइम के बाद, ठीक है, यहाँ पे ब्राउनिश टाइप का डार्क पैच, बहुत जल्दी नहीं पड़ता, तब की बात मैंने नहीं बता रही हूँ, वो 1 2 3 दिन के बाद शायद होता है, तब की बात मैं नहीं बता रही हूँ। मेरा यहाँ पे ये बताने का मोटिव है, कुछ टाइम के बाद क्या होता है, यहां से एक कलरलेस फ्लूइड जो है वो बाहर आता है, दैट इज सेरम। और Yes, कुछ दिन पहले अभी अभी आपने सेरम को कुछ लिखा है, कोई बताएगा मुझे एक लाइन सेरम के Yes, बारे में? ma'am. Plasma without clotting बोलिए। factor. Yes, ma'am. वेरी गुड, प्लाज्मा, Without clotting factor. वेरी गुड, प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर, क्लॉटिंग
फैक्टर्स। चलिए अब कहानी समझते हैं। जब हमने लिखा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर्स, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे कुछ क्लॉटिंग करने के लिए आ रहा होगा। यही मॉडल ऑफ द स्टोरी निकला ना, जो फंस गया यहाँ पे। ठीक है भाई, अब यहाँ पे रहे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। दीज आर फॉर्म्ड एलिमेंट्स, दीज आर फॉर्म्ड Formed एलिमेंट्स। element. रट चुका है अभी तक आपको। ये सब क्या है? Formed element. फॉर्म्ड एलिमेंट। ठीक है, अच्छी बात है। ये सब फंसे रह गए, यानी कि जिन जिन चीजों का साइज क्या है, बड़ा है, साइज में क्या है, बिगर है, ठीक है, वो सारी चीजें यहाँ पे फंसी रह जाती हैं। ठीक है, और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है, इस जगह पे, इस पोजीशन पे मैं फाइब्रिनोजन नहीं लिख रही, मैं फाइब्रिन लिख रही हूँ। क्या लिख रही हूँ मैं? फाइब्रिन लिख रही हूँ। ये फाइब्रिन जाके क्या करता है? ब्लड क्लॉटिंग कराता है। क्या कराता है? ब्लड क्लॉटिंग कराता है। कोई दिक्कत? और जहां पे ब्लड क्लॉट बनता है, अगर आपको लग रहा है कि ये ब्लड क्लॉट है, मैं लिखती हूँ यहाँ पे, अगर आपको ऐसा फील होता है कि ये क्या है, ब्लड क्लॉट है, ब्लड क्लॉट है, ठीक है, इसको दूसरी साधारण भाषा में हम लोग कोएगुलम बोलते हैं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत किसी को? क्या बोलते हैं? कोएगुलम बोलते हैं। और ब्लड क्लॉटिंग को ब्लड कोएगुलेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और ब्लड कोएगुलेशन। कोई दिक्कत किसी को? एनी डाउट? फिर से बताइए ना इसको। फिर से बोलिए, क्या बोला? फिर से बोलिए। तो जिन वहां से फाइब्रिन के पास से। देखिए, फाइब्रिन वाली कहानी तो अभी मैंने क्लियर ही नहीं करी है। पहले मुझे इतना बताइए कि ब्लड क्लॉटिंग को ही ब्लड कोएगुलेशन बोलते हैं। इसमें कोई दिक्कत किसी को? नो मैम। ब्लड क्लॉट का दूसरा नाम कोएगुलम है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं किसी को। ठीक है, अब क्लॉटिंग को समझिए, इसके प्रोसीजर और फेनोमेना को अब बताने जा रही हूँ मैं। अभी तक मैंने बताया नहीं, इतनी कहानी तो आपको पता थी, इसमें मैंने कुछ नया लिखा ही नहीं है। जो अभी तक मैंने बताया है बस वही सारी चीजें मैंने यहाँ पे मेंशन करी है। ठीक है, अब कहानी समझिए। हमारे ब्लड में ऑलरेडी नेचुरली, जो आप अभी तक सुनते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, फाइब्रिनोजन प्रोटीन होता है। कोई दिक्कत किसी को? एनी डाउट? क्या होता है? फाइब्रिनोजन प्रोटीन होता है। ठीक है, इस बेचारे को एक दिक्कत है। क्या प्रॉब्लम है इसको? इसको ये प्रॉब्लम है कि ये इनएक्टिव फॉर्म में है। किसमें है ये? इनएक्टिव फॉर्म। इनएक्टिव फॉर्म में है, और इसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होना है। कैसे कन्वर्ट होना है इसको? कैसा बनना है इसको? एक्टिव। इस फाइब्रिनोजन को एक्टिव बनना है। एक्टिव फॉर्म इज हो गया फाइब्रिन। एक्टिव फॉर्म क्या हो गया? फाइब्रिन हो गया। कोई दिक्कत किसी को? हाँ, लिख देती हूँ मैं, मैंने लिखा नहीं है। ये क्या हो गया आपका? एक्टिव फॉर्म है। फाइब्रिन को लिख लीजिए एक्टिव फॉर्म। क्योंकि आप उस टाइम छोटे लेवल पे सीख रहे थे तो मैंने बोला नहीं कुछ। मैंने आपको ये बता दिया था कि भाई फाइब्रिनोजन प्रोटीन जो है, अब भाई ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। बेचारा इनएक्टिव है लेकिन करवा तो रहा है ना। इसी को हम एक्टिव करवा के ब्लड क्लॉटिंग कराएंगे ना। यही तो फाइब्रिन है ना, ये दिस वन देखिए, इसी फाइब्रिन को मैंने यहाँ पे लिखा है ना, ये रहा। अगर ये फाइब्रिन को आपको देखना है तो यही लिखा ना मैंने यहाँ पे, यही जा रहा ना दौड़ के वहां पे क्लॉटिंग कराने के लिए बेचारा। ठीक है, बट ये बनेगा तो तब ना जब आप फाइब्रिनोजन होगा आपकी बॉडी में। फाइब्रिनोजन होगा ही नहीं तो कहाँ से कीजिएगा? ठीक है, अगर आपको नीट के एग्जाम के ऑप्शन में फाइब्रिनोजन और फाइब्रिन दोनों होगा तो फाइब्रिन पे टिक करना होता है। उस वक्त मैंने नहीं बताया था क्योंकि उस वक्त आपको समझ भी नहीं आता। अभी सुन लीजिए, अगर आपको दोनों लिखा होगा ऑप्शन में तो आपको किसको टिक करना है? फाइब्रिन को टिक करना है। ठीक है, ये फाइब्रिन क्या करता है? नेटवर्क लाइक आप समझते हैं ना,
नेट जैसा स्ट्रक्चर, बिल्कुल किसी चीज को रोकने के लिए। बाथरूम में आप क्या करते हैं, जैसे मोस्टली 4th फ्लोर पे घर है या फिर ऊपर घर है, नॉर्मल आप 2 मंजिला 3 मंजिला तो प्राइवेट घर भी बनाते हैं अपना। भाई ऐसा ना हो कि बाथरूम का जो वो होल जो है उसमें पता चला आप नहा रहे हैं, आपका साबुन ही फिसल के नीचे गिर गया, वही चला गया बाहर। आप लोग क्या करते हैं, उसके ऊपर एक जाली डाल देते हैं, यस मैम। ताकि ऐसा ना हो कि कुछ काम की चीज बह के उसके साथ चली जाए। अगर आप विलेज एरिया में रहते हैं, उसको आपने खुला छोड़ा तो पता चला चूहे और सांप वाप सब आने लगे उससे, ठीक है, तो आप उसको बंद करके रखते हैं। तो एग्जैक्टली उसी तरीके से कंप्लीट पैक नहीं होता, यहां पे भी उसी तरीके से एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनता है। दैट नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज कोएगुलम और ब्लड क्लॉट। मैं यहां पे लिख देती हूं नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर। कोई दिक्कत किसी को? नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर क्या बोलते हैं इसको? ब्लड क्लॉट बोलते हैं या कोएगुलम बोलते हैं, इसी का दूसरा नाम है, ठीक है। यहाँ पे भागता हुआ फाइब्रिन प्रोटीन आता है और ये बेचारा खुद वहां पे नेटवर्क बनाता है। क्यों बनाता है नेटवर्क? ताकि इसके अंदर, ये इसलिए नेटवर्क बनाता है ताकि इसके अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स जो है ये फंसे रह जाए, कहीं ये भी निकल के बाहर ना भाग जाए यहाँ से। साइज इसका क्या है, इनका बड़ा है, तो ये बेचारा नहीं जा पाएगा नीचे, यहाँ से ऊज आउट नहीं हो पाएगा, बाहर नहीं होगा, ठीक है। तो ये काम करता है फाइब्रिन, और फाइब्रिन बनता किससे? फाइब्रिनोजन से। और दिक्कत ये है कि फाइब्रिनोजन बेचारा इनएक्टिव फॉर्म में है और इसको एक्टिव बनाने के लिए थ्रोम्बिन आता है। कौन आता है? थ्रोम्बिन आता है। अब देखिए, मैंने आपको हाफ पैरा बता दिया, आपको पता भी नहीं चला। सुन लीजिए, यू नो दैट व्हेन यू कट योर फिंगर, कोई काटता नहीं है, पता नहीं क्यों लिखा है इसने। When you cut your finger or hurt yourself, your wound doesn't continue to bleed for a long time. Usually the blood stops flowing after some time. आपको पता है, do you know why? ये आपको blood clotting बता रहा है। Blood exhibits coagulation or clotting in response to an injury or trauma. This is a mechanism to prevent excessive loss of blood from the body. You would have observed a dark reddish brown scum formed at the site of a cut or an injury over a period of time. इट इज अ क्लॉट और कोएगुलम। यहाँ देखिए मैंने लिख रखा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आप इसको क्लॉट भी बोल सकते हैं या फिर आप इसको कोएगुलम भी बोल सकते हैं, एक ही बात है, दोनों वही चीज लिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब फिर क्या है यहाँ पे? इट इज अ क्लॉट और अ कोएगुलम फॉर्म्ड मेनली ऑफ अ नेटवर्क ऑफ थ्रेड्स कॉल्ड फाइब्रिन्स इन विच डेड एंड डैमेज्ड फॉर्म्ड एलिमेंट्स ऑफ ब्लड आर ट्रैप्ड। अब यहाँ पे डेड एंड डैमेज्ड फॉर्म्ड एलिमेंट किसको इशारा कर रहा है पता है आपको? इसी को बोल रहा है, ये आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ये डेड एंड डैमेज्ड फॉर्म्ड एलिमेंट्स क्योंकि कट लगा था यहाँ पे, ये बेचारे क्या करते हैं, यहाँ पे फंस जाते हैं। फंसेंगे तो ये क्या करेंगे, स्कम लाइक स्ट्रक्चर वहां पे फॉर्म करते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्लॉट या कोएगुलम बोलते हैं। ये बात मैंने बताई अभी आपको, ठीक है। फाइब्रिन एक्टिव फॉर्म है और फाइब्रिनोजन क्या है? इनएक्टिव फॉर्म है। और ये तब तक नहीं हो सकता जब तक कि आप इसको थ्रोम्बिन एंजाइम ना दीजिए। मैं इसको यहाँ पे लिख देती हूँ, पहले तो मैं लिखती हूँ, या फिर थोड़ा ज्यादा स्पेस की रिक्वायरमेंट है तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, थ्रोम्बिन क्या है ये? व्हाट इज दिस? एंजाइम है। क्या है? एंजाइम है। कहाँ पाया जाता है? प्लाज्मा में होगा, और कहाँ होगा? कॉमन सेंस है, इन प्लाज्मा। हवा से तो आएगा नहीं ये, जो आपके ब्लड के अंदर जो चीजें होंगी वहीं से जाएगा। ये कहानी अभी ओवर नहीं हुई है। थ्रोम्बिन एक एंजाइम है जो कि इस इनएक्टिव फाइब्रिनोजन को एक्टिव फाइब्रिन में कन्वर्ट करने का काम करता है। थोड़ा सा आपका और अच्छा क्लियर करने के लिए क्वेश्चन पहले लिख लीजिए, which enzyme or factor converts inactive
converts inactive fibrinogen into एक्टिव। आंसर बोलिए क्या होगा? थ्रोम्बिन। आंसर, हाँ वेरी गुड, थ्रोम्बिन आंसर हो जाएगा इसका। एक्टिव थ्रोम्बिन। 8वां क्वेश्चन में दे देती हूँ। एक्सप्लेन ब्लड क्लॉटिंग। पूरा समझा लीजिएगा अच्छे से। मैं अभी आगे, अभी खत्म नहीं हुई कहानी, अभी मैं समझा ही रही हूँ, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए इतना स्पेस है, 9th 10th क्वेश्चन को दे देंगे हम लोग, कोई बात नहीं। अब देखिए, अब ये कहीं पे कैस्केड वर्ड यूज किया होगा। कैस्केड का मतलब होता है जब कहीं पे कोई चेन होता है ना, सीरीज में लिंक्ड होते हैं कई रिएक्शंस। तो हाँ देखिए, ब्रैकेट में आगे जाके कैस्केड प्रोसेस लिखा है। बच्चा पूछता है मेरे से हर बैच में, इसलिए मैंने पहले बता दिया आपको। अब देखिए, कहानी यही ओवर नहीं हुई है। इस लाइन को यहां से यहां तक अंडरलाइन कीजिए, जितना बता रही हो उतना ही। ऐसा नहीं कि पेंट ब्रश उठा के रंग दीजिए पूरे पैरा को। कई बच्चों को मैंने देखा है, कलर उठाया, सारी लाइन को अंडरलाइन कर दिया। क्या फायदा फिर करने से? बस इतना कीजिए। देखिए, fibrins are formed by the conversion of inactive fibrinogens in the plasma by the enzyme thrombin। बस इतना ही करना है। अब ये थ्रोम्बिन बेचारा भी इतने सीधे तरीके से नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है। अब ये प्लाज्मा में एक इनएक्टिव और सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, दैट इज प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है। और प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? थ्रोम्बोकाइनेज करता है। आप बोलेंगे बस अब तो हमारे दिमाग का दही बन गया, खिचड़ी बन गई दिमाग में। तो उसको ऐसे समझिए, इस कहानी को ऐसे समझिए। ये जो थ्रोम्बिन है, चलिए ये तो ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एक्टिव है, ग्रीन कलर है, ग्रीन सिग्नल है, तो मैंने एक्टिव लिख दिया, ठीक है। ये एक्टिव जैसा नहीं दिख रहा, बाद वाला कुछ ठीक कर देती हूँ इसको। ये तो ठीक है कि क्या है, ये एक्टिव है, लेकिन इसको दिक्कत क्या है, ये इतनी आसानी से यहाँ पे नहीं आया। थ्रोम्बिन जो है कभी प्रोथ्रोम्बिन था। क्या था? प्रोथ्रोम्बिन था, ठीक है। ये प्रोथ्रोम्बिन क्या है? ये बेचारा भी इनएक्टिव है। प्रोथ्रोम्बिन भी क्या है, ऐसा मत सोचिएगा कनेक्टेड है इसके साथ, समझाने के लिए बता रही हूँ। दोनों एक साथ आया तो बड़ी अच्छी बात है, हम लोग समझ सकते हैं यहाँ पे। तो ये प्रोथ्रोम्बिन जो है ये इनएक्टिव है, ठीक है। फिर अब ये कैसे बनेगा एक्टिव? तो इसके बीच में एक एरो डाल दीजिएगा कि प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन तब बनेगा जब आप इसको क्या दीजिएगा, जब आप इसको थ्रोम्बोकाइनेज दीजिएगा। थ्रोम्बोकाइनेज, जब आप इसको क्या दीजिएगा? थ्रोम्बोकाइनेज दीजिएगा। आप देखिए, मैं एक और पेज यूज कर लेती हूँ इसके लिए। आप बोलेंगे बहुत खिचड़ी बन गई है। चलिए, मैंने यहाँ पे लिखा प्रोथ्रोम्बिन। मैंने यहाँ पे क्या लिखा? प्रोथ्रोम्बिन। ठीक है, ये किस में कन्वर्ट होगा? थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होगा। वो थोड़ा आड़ा तिरछा लग रहा था, सीधा कर लेते हैं इसको, ठीक है। फिर क्या है? थ्रोम्बोकिन। फाइब्रिनोजेन है, फाइब्रिनोजेन है। इसको किस में कन्वर्ट होना है? फाइब्रिन। फाइब्रिन में। अब सीधा लग रहा है, अब सही लग रहा है, थोड़ा समझ भी आएगा अच्छे से। वहां पे खिचड़ी बन गई थी। खैर वो पेज भी जरूरी है, वो इंटरलिंक्ड करके बनाया है मैंने। चलिए, एक्टिव इनएक्टिव की बात कर लेते हैं। एक काम करते हैं, सारे इनएक्टिव को रेड कलर देते हैं। ये भी क्या है? इनएक्टिव है। क्या ये? इनएक्टिव है, ठीक है। ये भी क्या है? इनएक्टिव है, ठीक है। एक्टिव है तो चलिए ग्रीन कलर दे देते हैं। प्रोथ्रोम्बिन इनएक्टिव था, थ्रोम्बिन क्या हो गया? एक्टिव हो गया, ठीक है।
और ये क्या हो गया, फाइब्रिन क्या हो गया यहाँ पे, ये एक्टिव हो गया। हाँ, कहानी क्या है यहाँ पे, मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, इसके बीच में इस प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कराने के लिए आया थ्रोम्बोकाइनेज। अब क्रिस्टल क्लियर है, यस मैम। एकदम साफ और सीधा कर दिया मैंने। थ्रोम्बोकाइनेज, जिस चीज के पीछे एज लगा होता है मतलब वो एंजाइम है, ठीक है। व्हाट इज दिस, मैंने लिखा है पिछले पेज पे, ये ब्लड क्लॉटिंग है। क्या है ये, ब्लड क्लॉटिंग का ये फिनोमेना है, प्रोसेस है, इसकी स्ट्रेटजी है। इसको कैस्केड ऑफ रिएक्शंस, कैस्केड मतलब चेन जैसा एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है सबका सब, ठीक है। तो तभी यहाँ पे आपको एक स्टेटमेंट बोला जाता है, थ्रोम्बिन्स इन टर्न आर फॉर्म्ड फ्रॉम अनदर इनएक्टिव सब्सटेंस प्रेजेंट इन द प्लाज्मा कॉल्ड प्रोथ्रोम्बिन। An enzyme complex thrombokinase is required for the above reaction. This complex is formed by a series of linked enzymatic reactions, cascade process बोला जा रहा है, involving a number of factors present in the plasma in inactive state. An injury or a trauma stimulates the platelets in the blood to release certain factors which activate the mechanism of coagulation. Certain factors released by the tissue at the site of injury also can initiate coagulation. Calcium ions play, अब ये जो है ना नीचे वाली लाइन न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में आएगा वापस, पहले ही बता दिया मैंने आपको। तब मैं पूछूंगी, आप बोलेंगे नहीं हमने तो पढ़ा ही नहीं है वहां पे। नीट का भी क्वेश्चन है, कैल्शियम आयन अगर नहीं हुआ ना तो कुछ नहीं होगा, ये सारा ड्रामा धरा का धरा रह जाएगा, ठीक है। कैल्शियम आयंस प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन क्लॉटिंग, ठीक है। Which ion play an important role in blood clotting? क्या लिखेंगे यहाँ पे, कैल्शियम आयंस, नीट का क्वेश्चन है आपको। मैग्नीशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, सल्फर लिखा रहेगा। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के चैप्टर में भी है। हमारा नर्वस सिस्टम कमांड देता है, हमारा जो नर्वस सिस्टम है ये बॉडी को कमांड देता है कि कैल्शियम आयंस की जरूरत है, कैल्शियम आयंस को ज्यादा से ज्यादा भेजो, जिसकी वजह से ब्लड क्लॉटिंग का जो प्रोसेस है वो अपना काम अच्छे से कर सके, ठीक है। ये क्वेश्चन वहां पे पूछा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग एक लास्ट लिख लेते हैं, डैश डैश कुछ ज्यादा ही हो गया, कन्वर्ट्स या डैश छोड़िए, विच एंजाइम, लिखना आपको एक ही शब्द है, कन्वर्ट्स प्रोथ्रोम्बिन into थ्रोम्बिन। कोई दिक्कत किसी को? नो मैम। No, ma'am.